महत्वपूर्ण है। गाना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सरकार भी जो है वो एक मोनोपोली है। सरकार का भी एकाधिकार है। एकाधिकार पूरे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर, ICDS पर, हर चीज पर एकाधिकार है। और जिस प्रकार आप किसी भी मोनोपोली से लड़ाई लड़ते हैं, जिस कोई प्राइवेट मोनोपोली हो जैसे उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है, वैसे ही हमें इस सरकार जो कि एक मोनोपोली है उसके खिलाफ भी हमें समय समय पर उसको चेक करना पड़ता है। उससे हम लड़ते नहीं, उससे हम सीधे सीधे शायद लड़ते नहीं, पर उस पर चेक और बैलेंसेस रखने का जो काम है वो नागरिक समाज ही कर सकता है। तो इसलिए ये गाना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेशन में हम क्या करेंगे? इस सेशन में हम 5 साल से जो उच्चतम न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पर इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हर जिले से कोई व्यक्ति अपने बारे में, ये बड़ा फ्री फ्लोइंग सेशन होगा। हर जिले से यहाँ पर लोग आए हैं जो बताएं कि 5 साल से क्या चल रहा है PDS को लेके, ICDS को लेके, मिड डे मील को, जिस भी विषय में कहना चाहते हैं, और क्यों ऐसा हो रहा है आपके जिले में, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है ठीक है, पर क्यों हो रहा है इस पर भी आप एक बार अपनी टिप्पणी करें। और इसकी शुरुआत मैं एक आंकड़े से कर देता हूं। और बहुत ज्यादा अभी बात हुई यहाँ पर, व्यास जी करके गए कि इतना गेहूं का इतना स्टॉक है, वो कम हो रहा है, और आप लोग सब जानते हैं हमारे यहाँ गेहूं का स्टॉक कम हो रहा है। तब हम ये पाते हैं कि BPL का गेहूं पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, पर कतिपय जिलों में 97% APL का गेहूं उठा लिया गया। और वो था उदयपुर के जिले, जो उदयपुर के आसपास के जो जिले हैं, वहां पे 97% दिसंबर में उठा हुआ है APL का। ये FCI के आंकड़े हैं। अब वो सारा गेहूं कहाँ गया, APL ने खरीदा नहीं खरीदा, इस बारे में हमें देखना चाहिए और इस बारे में नागरिक समाज को रहना चाहिए, सचेष्ट रहना चाहिए कि क्या हो रहा है। आपके गेहूं जो आपके लिए अलॉट है, जो स्टॉक्स आपके लिए हैं, जो सरकारी सब्सिडी आपके लिए है, इस सब का हो क्या रहा है। तो मैं सबसे पहले खेमराज जी से अनुरोध करता हूं कि वो खेमराज जी इस का शुरुआत करें जिला चित्तौड़गढ़ से, कि आपके यहाँ पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसके बारे में। मतलब 5-5 मिनट बोले, मतलब ज्यादा नहीं। हर जिले से अगर हम 5-5 मिनट ले लेते हैं तो 10-12 जिले हैं हमारे यहाँ पर, तो हम फिर हम रिएक्ट करते जाएंगे। आप जो मतलब स्कूलों में जो मिड डे मील चलता है उसकी स्थिति के बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं, और कैसे राशन वितरण प्रणाली के बारे में आपको थोड़ी मैं जानकारी दूंगा। कि चाहे सरकार कितनी बढ़िया कानून बना दे, बढ़िया से बढ़िया कानून, लेकिन जो कानून का घोड़ा है ना, उस पर अगर सवारी करना नहीं आएगी तो वो एक कदम भी आगे नहीं चलेगा। तो जहां जहां लोग सवारी करना सीख गए, वो घोड़ा अच्छी तरह से नाचता कूदता है। और जो लोग सवारी जहां करना नहीं सीखे, वो घोड़ा आगे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता है। तो हमारे वहां जहां जहां हम लोग घूमते हैं, जहां जहां हम सर्वे करते हैं, और उनको पता लग जाता है कोई लोग सर्वे कर रहे हैं, घूम रहे हैं या चेक कर रहे हैं कार्ड, तो वहाँ राशन व्यवस्था में सुधार आ जाता है। और जहाँ कोई चेक नहीं करता है, कोई पूछता नहीं, कोई प्रश्न नहीं करता है, वहाँ राशन व्यवस्था की स्थिति बहुत बहुत खराब है। अभी 7-8 दिन पहले हमने एक संगेसरा गांव है, वहाँ 10 क्विंटल राशन ब्लैक हो रहा था, उसको पकड़ लिया और गांव के लोग पूरे घेर के उसके खड़े हो गए। वो एक्स सरपंच था। तो हमने DSO को शिकायत करी, पुलिस स्टेशन को शिकायत करी, तो DSO ने कहा वो वर्तमान सरपंच के और पुराने सरपंच के झगड़ा हो रहा है, इसलिए सब नाटकबाजी हो रही है। तो हमने कहा झगड़ा हो कुछ भी हो, आप आकर के चेक करो क्या हो रहा है। आके चेक किया, सब मिलान किया और वास्तव में वो फर्जीवाड़ा निकला। तो साथियों, दरअसल बात यह है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि लोग प्रश्न नहीं करते हैं, लोग बोलते नहीं है। जहाँ लोग प्रश्न करते हैं, जहाँ लोग बोलते हैं, स्थिति में सुधार आता है, बादल छटते हैं, धुंध छटती है। तो हमारा यही काम है कि लोग प्रश्न करें, लोग बोले तो धुंध छटेगी, अदरवाइज अंधेरा इसी तरह छाया रहेगा। धन्यवाद। के क्रियान्वयन सारे
तो कोई फर्क पड़ा है? क्योंकि ये इतिहास में सबसे बेस्ट केस माना जाता है दुनिया में भी, जहां तक खाद्य सुरक्षा का प्रश्न है। तो इसे वाकई में मतलब इसीलिए हमें यहाँ पे ये विचार चाहिए कि इसे कोई फर्क भी पड़ा है, इसकी समीक्षा। जो मतलब फर्क तो लग रहा है मुझे, मतलब इस तरह का बहुत ज्यादा स्थिति बहुत खराब नहीं है, फर्क तो आया है। और लोगों में एक डर है कि हमारी शिकायत हो जाएगी, हमको अगर हमने नहीं दिया तो परेशानी हो जाएगी। तो एक सुधार तो आया है, मतलब ओवरऑल खाद्य सुरक्षा में नहीं, जहाँ भी लोगों में चेतना का स्तर बढ़ा है वहाँ सुधार आया है। पुलिस महकमा में सुधार आया है, सरकार में और जगह भी सुधार। ऐसी तो नहीं कि जो पहले वाली स्थिति जब फर्क तो आया, मतलब फर्क तो है, दिख रहा है साहब। साथियों जिंदाबाद, मेरा नाम जीवनराम वीर और मैं फलोदी से आया हूँ। खेमराज जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कर रहा हूँ कि फर्क की जो बात है, जब से ये सूचना के अधिकार का कानून का जो प्रचार प्रसार हुआ और ये जब लागू हुआ और कहीं कि इसके जो है लोग लेने के लिए तैयार हुए, तब से लोगों में थोड़ा सा भय प्राप्त हो गया। अभी अगर ये मिड डे मील की बात करें तो ये राष्ट्रीय पोषाहार के रूप में जो है लागू है। और दूसरी तरफ अगर बात करें, ये जो राज्य सरकार की तरफ से समाज कल्याण छात्रावास जो चल रहे हैं, वहां पर इस वक्त लगभग राजस्थान में सुबह का नाश्ता बंद है। अभी भी हम समाज कल्याण विभाग से आए और हमने उनसे बातचीत की, विशेषकर जोधपुर संभाग के बारे में बात की। वहां के उप निदेशक माथुर साहब करके मिले थे और यहाँ पर अतिरिक्त निदेशक काला साहब, उनसे भी मिले। तो मैंने पूछा कि ये जो सुबह का बच्चों के लिए नाश्ता बंद कर दिया है और उनको रोटी अगर 12-1 बजे मिलती है, तो सुबह छोटे बच्चे को सुबह का अगर नाश्ता नहीं मिलेगा तो 11 बजे तक उनकी भूख से उनके शरीर स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने ये उनको कहा कि बीपीएल का जो गेहूं है, राज्य सरकार ने एक आदेश कर रखा है कि राजस्थान में जितने भी समाज कल्याण छात्रावास है उनको बीपीएल के रेट से गेहूं उपलब्ध किए जाए, और ये आदेश भी है। लेकिन ये जो बीपीएल जो के रेट के गेहूं सब जगह नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिलने की वजह से जो बाजार का जो गेहूं बहुत महंगा है, इसलिए जो है ये जो नाश्ता है ये असंभव हो रही है। तो मेरा सदन के आगे निवेदन है कि जब राष्ट्रीय ये भोजन जो विद्यालय मिड डे मील चल रहा है, मिड डे मील के लिए जो गरीब लोगों का रुझान बढ़ा है, अब उनका जो लोभ तो ये है कि बच्चों को भोजन मिल रहा है, लेकिन भोजन के साथ साथ शिक्षा भी मिल रही है। हालांकि इतनी शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है, शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है, उनकी जवाबदेही कम होती जा रही है। लेकिन गरीबों को ये है, जो बच्चे जो थोड़े चलने 4 साल के 5 साल के हैं, तो चलो वहां भोजन मिलेगा स्कूल में, इसके बहाने कम से कम आए तो सीख के आएंगे। तो ये गरीबों को ये फायदा हो रहा है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगी, जो समाज कल्याण छात्रावास में आज पूरे राजस्थान में सुबह का नाश्ता जो बंद हो रखा है, तो हम एक यहाँ जो डायरेक्टर बैठे उनके उनसे प्रश्न किया जाए कि अगर ये बीपीएल का गेहूं अगर आदेश है तो उनको दिया जाए। धन्यवाद, जिंदाबाद। अपनी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए और 10 आदेश ये अपने सबके पास हैं। इन आदेशों के तहत क्या काम हो रहा है हम खुद जानते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति, अंतिम परिवार है गांव के, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। ये है कि पहले जो आदेश सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, जो शपथ मांगते हैं, वो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट दे देते हैं। काम होता है नहीं होता है, लेकिन उनको देते हैं। और इसी तरह से राज्य सरकार गांव में आदेश देती है, गांव के लोग, ग्राम सचिव या सरपंच वो आदेश सरकार को दे देते हैं। और इसी का ये परिणाम देखो, अभी ग्राम संपर्क अभियान चल रहा है गांव में, लेकिन इसमें सरकार के आदेशों की पालना बिल्कुल नहीं हो रही है।
इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना राज्य सरकार नहीं कर रही है इन आदेशों के तहत। इसी तरह से 28 मई 2001 को ये आदेश दिए थे कि अन्नपूर्णा का गेहूं मिलना चाहिए, पीडीएस का गेहूं कितना कब तक मिलता है। इसमें अन्नपूर्णा का गेहूं जो मिलता है वो 3 माह तक लोगों को नहीं मिलते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि भाई 1 महीने में लाभ मिले। इसी तरह से किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 10,000 रुपये मिलते हैं, वो उसको समय पर मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन ये 3-3 महीने तक 8-8 महीने तक ये नहीं मिलते हैं। ये सरकार पता नहीं शपथ पत्र वहां भेजती है, कैसे भेजती है, और यहाँ के प्रशासन छोटे स्तर पर जो जिले स्तर का प्रशासन है वो राज्य स्तर को अपने अनुभव बता देते हैं, शपथ पत्र दे देते हैं और राज्य स्टेट को ये देश को भेज देते हैं। इसी तरह से कई आदेश है, इसमें मैंने पढ़े हैं अभी और पहले भी पढ़े हैं कि 29 अक्टूबर 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने ये सब सरकारों को, मुख्य सचिव को और प्रशासन को ये आदेश दिए थे कि ये पालना जो होती है वो हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें ये था कि ग्राम पंचायतों, स्कूलों, राशन की दुकानों पर इस तरीके से जो प्रदर्शन होना था ये करना था कि ये आंगनबाड़ी केंद्र पर क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, मिड डे मील कैसे हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। स्कीमों के बारे में प्रदर्शन करना था, ये रेट क्या है, ये सब नहीं है। नहीं है, पीडीएस दुकानों पे रेट नहीं लगी हुई है। नहीं, पीडीएस दुकानों पर रेट लगी है, वो तो बहुत पुरानी बोर्ड है, उसमें छपा हुआ है, वो इसी तरह से लगी हुई है। नहीं, फर्क तो पड़ता ही है, सब जगह नहीं है, फर्क तो पड़ता ही है। ऐसी बात नहीं है कि आदेशों की पालना नहीं होती है, होती तो है, कुछ होती है। इस बात उसमें बहस जरूर रहता है कि उसमें ये हो, लेकिन इतने हम सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना सरकार नहीं करती है और सरकार से नीचे जितने भी अधिकारी कर्मचारी वो भी नहीं करते हैं। इसी तरह से जैसे विकलांगों की शादी में ये सरकार की तरफ से सहायता देती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उसको एकदम समय से दिया जाए, जबकि सरकार उनको तो शपथ पत्र दे देते हैं, जबकि जिला स्तर पर प्रशासन वो जब मिलते हैं अधिकारियों से वो कहते हैं बजट नहीं है। ये हमारे साथ हो रहा है और हर गांव के लोगों के साथ में जो ग्रामीण स्तर में, जमीनी स्तर पर जो कार्रवाई होती है ना, वो बिल्कुल नहीं होती है। जो फर्क तो पड़ता है, आदेश निकलते हैं, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को आदेश देती है, राज्य सरकार प्रशासन को आदेश देते हैं, तो तहसीलदार हरकत में जरूर आता है, तो उसमें फर्क पड़ता है, मन में फर्क पड़ता है, काम भी करते हैं, गाँव में भी जाते हैं, कुछ काम होता है जरूर, लेकिन आदेशों के तहत ये पालना कम होती है, ये है। और ये संघर्ष जैसे कामराज पहले बताए हैं, इसी तरह से हम यदि जागरूक होते हैं और हमें जानकारी लोगों को देते हैं तब जरूर फर्क पड़ता है। धन्यवाद। इसके अनुसार हर जगह एक बार तो सूचना पहुंच जाती है कि ये काम होने वाला है, राशन आपको 2 महीने से मिलेगा या 3 महीने से मिलेगा। जब कोई विधवा अपना राशन कार्ड लेके चयनित परिवार की है, वो वहां जाती है तो उसको एकदम से निकाला जाता है कि तेरे को पता नहीं है, अभी हम लोगों को समय नहीं है, कल आना, परसों आना। इस तरीके की जो लोग उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो ये आदेश के अनुसार हम लोगों को जो फील्ड में काम करते हैं वो हमको बहुत बुरा लगता है। और जो एक मिड डे मील जो अभी स्कूलों में दोपहर का जो खाना दे रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, टीचर्स को सामान लाने की जिम्मेदारी शिक्षा के ऊपर, जब वो बराबर बच्चों को समय नहीं दे पाते, और जो लेडीज खाना बनाती है उसके ऊपर उनका अंकुश होता है कि वो खरीद नहीं सकती है, वो ला के देंगे, वो बनाएंगे। और बच्चों के साथ भेदभाव, बच्चों के साथ बहुत बड़ा इसमें मानसिक रूप से भी असर पड़ता है। और एक है कि राशन जो 5 साल की जो व्यवस्था बनी, उसके अनुसार राशन में क्या हुआ है कि राशन कार्ड अभी लास्ट वाली जो बीपीएल सूची थी, उसके अनुसार जो लोगों के पुरानी जो लिस्ट है उसमें उनके 4-5 महीने की भरपाई की गई। अभी हम लोगों ने सर्वे भी किया है और उसमें 5-5 महीने की पहले ही भरपाई कर ली और उनको कहा गया कि आपको गेहूं मिल गए। तो जो आदेश होते हैं वो
लोगों को पता चल जाता है, पर उनके साथ साथ कितना उनका नुकसान होता है वो नहीं हो पाता है। और जो विधवा बहनें हैं उनके साथ तो बहुत ही बुरी हालत है। ये भेदभाव बताया आपने, किस तरह का भेदभाव? ये जाति आधारित भेदभाव है? जाति आधारित है। इसमें जिस जाति के ज्यादा लोग जिस गांव में हैं, उनके बच्चों को खाना अलग से दिया जाता है, या गमेती या चमार रेगर जो लोग हैं उनको अलग बिठा के खाना देते हैं। और पानी की व्यवस्था भी ऐसी है, उच्च जाति वालों के लिए तो पानी का मटका रखा हुआ है, और जो बच्चे हैं उनको ऐसे पिला रहे हैं। हम लोग जब मिड डे मील बढ़ रहा था उसी समय गए तो उन बच्चों को गिलास एक दूसरा बच्चा पानी कूट रहा है और दूसरा पी रहा है। तो इस तरीके का भेदभाव ये राजसमंद जिले का है, एमडी के पास गांव है वहाँ का। वो बता क्यों नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कहा। अध्यापक श्री डूंगर बीकानेर और राजस्थान शिक्षक शेखावत का प्रदेश सेक्रेटरी हूँ और प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। हाँ, सम्मानीय मंच और सहभागी साथियों और बहनों, मुझे मिड डे मील के संबंध में बहुत कुछ कहना है। मुझे आए दिन इस की छोटी मोटी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और इसका संचालन होना चाहिए, और इसे जो सरकार जिस प्रकार की नीतियों से इसका संचालन किया जा रहा है वो बिल्कुल ही बेढंगा और उचित नहीं कहा जा सकता किसी रूप में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये लक्ष्य था, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का लक्ष्य था कि इस मिड डे मील से शिक्षण व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं सोचता हूं कि इससे किसी भी प्रकार की शिक्षण व्यवस्था में फायदा न होकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेवारी कागजों में तो शिक्षकों को पूर्णतः मुक्त रखा गया है, लेकिन वास्तव में ये सारा काम शिक्षक ही कर रहे हैं। शिक्षकों को इसके अलावा 17 जिम्मेवारी सौंपी गई है, जैसे कि ये शिक्षक न होकर ग्राम सेवक से भी बदतर स्थिति में इसको पहुंचा दिया गया है। मैं सभी को इस संबंध में बता देना चाहता हूं कि मिड डे मील के संबंध में आए दिन यह कहा जा रहा है कि यह कार्य एसडीएमसी करती है, लेकिन एसडीएमसी है क्या चीज? इसका अध्यापक भी शिक्षक है, इसका सेक्रेटरी भी शिक्षक है, इसका मेंबर भी शिक्षक है। आए दिन शाला डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रबंधन कमेटी। एसडीएमसी शाला प्रबंधक विकास समिति है, लेकिन उसमें तीनों ही शिक्षक ही हैं जिनके खाता शिक्षकों नाम से खोला जाता है। सब्जी लाने से, परचून की मात्रा लाने से, ईंधन लाने का सारा काम शिक्षक को ही करना पड़ रहा है। और इसके अलावा शिक्षक को आजकल जो ग्राम पंचायतें करती थी निर्माण का कार्य है, उसमें आए दिन निर्माण में नहीं करने वाले को वेतन रोक लिया जाता है, उनको निलंबित किया जाता है। और इसमें सबसे शिक्षा की जो गुणवत्ता में जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, कोई भी अधिकारी जाए, शिक्षा विभाग का जाए या प्रशासनिक अधिकारी जाए, परीक्षा चल रही है लेकिन वो कभी उसकी गुणवत्ता के संबंध में बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे पोशाक कैसा है, पोशाक के संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है। तो मेरा निवेदन है कि इसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक का कार्य उसका निरीक्षण करना है। अध्यापकों उनको बच्चों की उपस्थिति दर्ज करवा सकता है, अनुशासन बना सकता है और खाना खाते समय व्यवस्था बना सकता है। इसके अलावा शिक्षक जो 17 कार्य दिए गए हैं उनमें शिक्षा कार्य बिल्कुल ठप है। अभी 7 दिन से मानव संसाधन विकास मंत्रालय और योजना आयोग की एक टीम हमारे वहां अध्ययन के लिए आई हुई है। तो उन्होंने एक स्कूल के अंदर गए, तो मैंने कहा कि आप एक दिन के लिए आप खाना बनाकर खिला दीजिए। तो 250 बच्चों को उन्होंने 2 घंटे तक खिलाने की कोशिश की, फिर छोड़कर भाग गए वो कि ये कार्य तो नहीं, संभव नहीं है, कदापि नहीं है। तो मेरा एक निवेदन है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इसको या तो आंगनबाड़ी केंद्रों को दिया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक केंद्र पर 3 महिलाएं हैं। क्या एक महिला 300 बच्चों को बनाकर खाना खिला सकती है? या किसी एनजीओ को जिस पर निगरानी सरकार भी रखे और हमारे शिक्षक भी रखे,
इस प्रकार की कार्रवाई की जाए तो उचित होगा। धन्यवाद। जय एक मिनट भवन जी, मिड डे मील पे एक स्पेशल सेशन कल हम लोगों ने रखा गया है, तो तीनों तरह की दृष्टि से, एक तो बच्चों की दृष्टि से सुधांश पंत जी जो कमिश्नर मिड डे मील्स हैं सरकार की तरफ से, तो हम चाहेंगे कि उस सत्र में, लेकिन फिर भी पांडे साहब, क्योंकि हल जब भी टीचर्स कहते हैं कि उन पे बहुत बोझा आ रहा है, तो सरकार का एक ही राग होता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ मिड डे मील। बड़ी बड़ी अक्षय पात्र, नंदी फाउंडेशन जैसे कंपनियों को दे दिया जाए, तो वो भी कोई, उसको भी हमें लगता है इसको बहुत क्रिटिकली देखना है, जो हम चाहेंगे कल हो। तो हम कोई सुझाव एकदम मतलब सुझावों को भी हमें सोच समझ के देखना पड़ेगा, और उसकी कल रिव्यू करेंगे हम। एक्चुअली ये PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पे अक्षय पात्र, नंदी फाउंडेशन की तरह की अलॉन्ग विद गवर्नमेंट जहाँ सीधा वो अनाज लेके कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल डेफिनेटली इस पे और गहराई से बात होगी। आदिवासी विकास मंच कोटड़ा उदयपुर से हूँ। मैं कुछ 2-3 बातें यहाँ रखना चाहूंगा। एक तो ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, PDS की व्यवस्था है, उसके बारे में अभी स्थिति ये है कि गेहूं जो आ रहा है वो एकदम लालछट आ रहा है, जिसको अगर मवेशी को भी खिलाया जाए तो शायद नहीं खाएगी, ऐसा गेहूं आ रहा है। तो लोग भी उसको क्रय नहीं कर रहे हैं। दूसरा, 2-3 महीने से गेहूं सही नियमित नहीं आ रहा है वहाँ पे दुकानों में। कहीं कहीं लोग बोल रहे हैं, लोग सवाल करते हैं, वहाँ पे समय पे मिल जाता है। बाकी अधिकतर जगह ऐसी है कि 2-3 महीनों से गेहूं उधर नहीं मिला है। दूसरा, जो टोकन सिस्टम था सरकार का, BPL परिवारों के लिए एडवांस टोकन दिए जाते थे और टोकन के हिसाब से उनको गेहूं मिलता था, वो टोकन का सिस्टम भी अभी नहीं है, ये एक समस्या है। दूसरा, क्या नहीं चल रहा है टिकट, राशन कार्ड तो है लेकिन वो टोकन नहीं है, कूपन नहीं है, उससे एक समस्या आ रही है। तीसरा ये है कि नई BPL सूची एक तो बनी है और एक पुरानी BPL सूची जो पुराने चले आ रहे हैं। तो नए जो BPL सूची आई उनके राशन कार्ड नहीं बने और उनको गेहूं नहीं दिया जा रहा है, तो उनका वो जोड़ तोड़ काम चल रहा है। तो हो सकता है, लेकिन पुराने वाले हैं उनको भी समय पे नहीं मिल रहा है, और पुराने जो BPL में है उनके राशन कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे कहा जाता है कि ये तो आपका जब पूरा हो गया वो आपको नहीं मिलेगा, तो वो बहुत सारे जाके लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर जाके दबाव डालते हैं, फिर दिया जाता है। दूसरा ये था कि मिड डे मील के बारे में जो था वो ये था कि एक तो वहाँ पे दोपहर का जो भोजन मिलता है, वो अपन बात करते हैं कि बच्चों को दोपहर का भोजन पौष्टिक मिले, अच्छा मिले, लेकिन वहाँ पे भी गेहूं जो जा रहा है वो ये राशन की दुकानों में आ रहा है, लाल गेहूं वो ये जा रहा है, और उसमें भी बहुत सारा कचरा आता है। तो वहाँ पर भी कोई संभालने वाला नहीं है, जैसा है वैसा पिसा के खिलाया जाता है। और सब्जी और दाल के लिए वो क्रय करते हैं स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, तो उनको समय पे पैसा नहीं मिलता है, तो वो भी उनको देखते हैं 3-3, 4-4 महीने तक पैसा नहीं मिलता है, तो हम इतनी सारी मेहनत क्यों करें। तो कहीं कहीं मिड डे मील की व्यवस्था कहीं अच्छी चल रही है, तो बहुत सारी जगह बहुत ही खराब चल रही है, हालत खराब है। इसी तरीके से ICDS का भी है कि ICDS में जो कार्यकर्ता होती है उसको मानदेय 1000 रुपये मिलता है महीने का, और उसी में उसको सारी सामग्री खरीदनी पड़ती है। उसको जो 1000 रुपये मिलता है उससे 3 महीने तक वो सामग्री खरीदेगी, उसका चौथे महीने में जाकर के बिल बनेगा। तो 1000 रुपये कमाने वाली कार्यकर्ता 4 महीने तक कैसे बच्चों को पोषाहार खुद का खरीद कर खिलाएगी। तो ये भी एक समस्या है, इसलिए वहाँ पे व्यवस्था है, कभी कभी उसके पास पैसा नहीं होता है तो गड़बड़ा जाती है। और मिड डे मील का जो स्कूलों में जो मेनू है, मेनू के अनुसार नहीं मिलता है, वहाँ पे अधिकतर दाल बाटी ही नजर आती है, कभी कभी चावल खिचड़ी नजर आती है, और यही है। धन्यवाद। से हूँ और मेरा नाम मोहन सिंह बर्मान। सबसे पहले मैं PDS के बारे में बोलूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था
कि पीडीएस की जो दुकान है वो 3 किलोमीटर के अंतराल में होगी, लेकिन ऐसा अभी तक बिल्कुल नजर नहीं आता। और अभी भी मतलब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर लोगों को पीडीएस लेने जाना पड़ता है। दूसरा इसमें ये कि पीडीएस की दुकान नियमित खुलनी चाहिए, लेकिन अभी भी ऐसा नजर आ रहा। मैं कल परसों 4-5 पीडीएस दुकान से मिल के आया था, डीलरों से मिल के आया था, और डीलरों से पूछा भी था तो महीना में या तो 2 बार दुकान निकालते हैं या 3 बार दुकान, इससे ज्यादा दुकान नहीं निकालते। तीसरा, राशन की दुकान ज्यादातर घर पर ही है। जैसे उनसे पूछते हैं कि इस महीने कितना गेहूं यहाँ पे पूरा तुम्हारे पास आया, लेकिन और कितना बटा है तुम्हारे पास, अभी स्टॉक में कितना बचा हुआ है, तो वो जैसे पूछते हैं तो वो अपने घर का गेहूं बता देते हैं कि हमारे पास ये स्टॉक बचा हुआ है, इतना बांट दिया हमने और इतना ये इस माह का स्टॉक बचा हुआ है। तो उससे उनकी ना तो गलती पकड़ाई आती और ना मतलब जो काला बाजारी या चोर बाजारी करते हैं वो पकड़ाई आती। तीसरा, राशन किस्तों में भी नहीं दिया जाता। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, मतलब कि जब अगर मान लो किसी के पास एक साथ में 35 किलो अनाज खरीदने का पैसा नहीं है तो वो 2 बार करके 3 बार करके भी अनाज ला सकता है। तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राशन की दुकान के आगे जो पूरी जानकारी होती है, उसका मतलब जो बोर्ड लगा हुआ होता है, वो बोर्ड किसी भी राशन दुकान पर नहीं है। इस तरह की मतलब बहुत ज्यादा ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। दूसरा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के में जो कोई अगर परिवार का मुखिया खत्म हो जाता है तो उसके लिए 10,000 रुपए पैसा मिलता था, लेकिन मैं करीब 4-5 शहरियाओं के लिए ले गया था, वो बीपीएल में नहीं थे, अंत्योदय में थे, लेकिन उनके लिए यूं बोला था वीडियो साहब ने कि ये बीपीएल में नहीं है, जबकि वो तो अंत्योदय में है, बीपीएल से भी बहुत ज्यादा गरीब है। तो हाँ, और मध्याह्न भोजन में वहां पे एक तो सरकार सीधे सीधे चला रही है, दूसरा एक अक्षय पात्र करके एक एनजीओ है, वो वहां पे किशनगंज तहसील में चला रहा है। तो मैंने दोनों का देखा है, वहां पे जो मीनू है अक्षय पात्र में मिड डे मील का, वो मीनू के मुताबिक बिल्कुल ही भोजन नहीं दिया जाता। और टीचरों से मैंने जब जानकारी ली तो टीचरों ने यूं कहा था कि हमारे लिए मीनू का कोई पता नहीं है, कब ये कहां से बना कर खिलाते हैं और बच्चों को सीधे सीधे दे देते हैं। बच्चों से भी मैंने पूछा था कि ये भोजन तुम्हारे लिए पसंद है या नहीं है, तो बच्चे भी उस भोजन के लिए मतलब यूं बोल रहे थे कि हमको ये भोजन बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मतलब कभी कभी तो पसंद का भोजन आता है और कभी कभी तो इतना खराब भोजन आता है कि हम खाते भी नहीं है इसको। दूसरा ये कि भोजन ठंडा आता है एकदम, वो तो दूसरे जैसे कार्यकर्ता होता है ना, उसके घर पे से बन के आता है स्कूल में सीधे सीधे भोजन। हाँ, अक्षय पात्र ने और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसको। हाँ, दूसरा एक मिड डे मील में एक बच्चों के लिए ये भी था कि फल मिलेंगे, लेकिन अभी तक फल बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं दिए जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि समुदाय की कोई ऐसी एक कमेटी होगी या समुदाय से कोई महिला या लोग मतलब उसको मिड डे मील को चखेंगे, कैसा लगता है। इस तरह की कोई कमेटी में ना तो टीचर है वहां पर, ना कोई सेक्रेटरी है, ना कोई गांव का व्यक्ति है, इस तरह से। और एक कार्यकर्ता करीब 12-13 स्कूल को संभाल रहा वहां पे अक्षय पात्र का, ये स्थिति है। कर्मठ लोक विकास संस्थान खेरौड़ा जिला उदयपुर से हूँ। पीडीएस को लेकर के हम लोगों ने भी जो खेरौड़ा एक ब्लॉक है उसमें एक रोजगार गारंटी कानून छुकारे को लेकर के हमारे 2 बिंदु थे। एक तो छुकारा कम हो रहा था, दूसरा पीडीएस की एक शिकायत थी। उसको लेकर के हम लोगों ने जिस गांव में जो पिछले 3-4 महीनों से जहां गेहूं नहीं मिला था, उसको लेकर के पूरे गांव के कूपन इकट्ठे करे हमने, राशन कार्ड, और फिर उनको लेकर के हमने तहसील में तहसीलदार साहब को बताया कि साहब ये स्थिति है। वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती है और उस मामले को लेकर के हम लोग जिला रसद अधिकारी जी के पास पहुंचते हैं उदयपुर। वहां पर हमें ये कहा जाता है कि ठीक है, हम 2 दिन के बाद में एक टीम वहां पहुंचती है, जांच के लिए भेज देंगे। तो वहां पर वो टीम जो आती है, जिस गांव में जहां पर शिकायत है वहां पर लोग वहां इकट्ठे हैं अपने राशन कार्ड लेकर के, लेकिन वो टीम वहां पर नहीं आती है और दूसरे गांव में जाकर के अपनी खानापूर्ति करके और वापस उदयपुर लौट जाती है।
ये करते करते करीब हमने 1 महीना गुजार दिया। तो दिक्कत ये हुआ कि उन गांव के लोग क्या बेचारे वो उदयपुर खेरवाड़ा हमेशा अपने उन बसों और किराए में जाकर के क्या ऐसी समस्या का समाधान करा सकते हैं, अपने लिए बहुत बड़ा दिक्कत हुआ था। दूसरा, अभी सरकार ए और बी का जहां प्रस्ताव रख रही है, और खेरवाड़ा में तो अभी भी बी जहां पर सेंटर हो रहा है वो उन्हीं डीलरों का कब्जा हुआ जो पहले से वहां ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसके लिए भी काफी विरोध किया लोगों ने, लेकिन अभी सीधे डीलर किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो नेता सीधे मिल जाते हैं उनसे। और इस शिकायत में भी सबसे बड़ा दिक्कत ये हुआ कि इस शिकायत में हमारे वहां के एमएलए, प्रधान और सारे लोग उसके शामिल हो गए कि भैया इस गांव के लोग बिल्कुल झूठे हैं, ये उस संस्था वालों के बहकावे में आकर के नाटक करते हैं। तो कहने का मतलब वहां पर कुछ भी नहीं हुआ खेरवाड़ा ब्लॉक में। तो इस तरह का काफी, और हम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन डीलरों को क्यों परमानेंट ऐसा वो रखा जा रहा है कि 5 साल के लिए इनको बदलना चाहिए। दूसरा, उसमें जो राशन कार्ड जो है वो सारे डीलरों के पास ही है, अभी तक भी वहां पर कोई देने का और नहीं। और ज्यादा लोग अगर वहां कहते हैं तो किसी की पार्टी और नेताओं का दबाव से वो सारा इस तरह से वो है। तो बस मैं यही कहना चाह रहा था। सेवा मंदिर उदयपुर से एक हमने पूरी तहसील का पीडीएस का सर्वे किया है और उस पूरे अध्ययन से उभर करके ये आया है, जैसे मेरे भाई ने अभी बोला कि कोई भी दुकान जो राशन की है वो 2 दिन या 2.5 दिन, वो भी एक दिन पहले दिन खुलेगी, दूसरे दिन वो कब खुलेगी ये पता नहीं होगा, दूसरे दिन 2 दिन के बाद में खुले या जब उसको सुविधा मिले, मगर 2 दिन भी वो कंटिन्यूस नहीं खुलता है। तो इसलिए क्या होता है कि लोग जो लोग पहली बार जिसको जानकारी मिल गई वो आए राशन लेने के लिए, तब लोगों को मालूम पड़ता है कि आज से शुरुआत कल मिलेगी, कल लोग आकर के दिन भर में इकट्ठे बैठ करके वापस चले जाएंगे, तो फिर वो तीसरी बार लोग नहीं आएंगे जब वो खुलेगा। तो एक तो हमारा पूरे दिन में ये उभर करके आया है। दूसरा है कि पूरी तहसील में 20% से भी अधिक राशन कार्ड सारे वो उस राशन डीलर के पास में, और जो लोग राशन डीलर के पास में जो कूपन जमा करवा रखे हैं, मतलब वो उसको उस भाषा में यही कहते हैं जमा करवाना है, तो उनको जब वो राशन लेने के लिए आएंगे तो उनको तो वो जिसने राशन कार्ड उसको दे रखा है उसको तो आधा उसमें से दे देगा, लेकिन जिन लोगों ने राशन कार्ड नहीं दे रखे हैं और वो प्रभावशाली नहीं अपना प्रभाव नहीं रखता है वार्ड पंच या जैसा भी दूसरा है, तो उसको दिन भर तक खड़े रखता है, नहीं मिलेगा उसको बाद में। अभी क्या है, तो अभी आया है, क्या जल्दी है, अभी ये लोग सुबह से आए, तो ये हाल है। दूसरा, जैसे अखबार में सभी ने पढ़ा है, जुलाई अगस्त में हमारे स्टेट के खाद्य मंत्री जी ने उदयपुर में कितनी ट्रकें पकड़ी है, उन्होंने तो खुद ने बहुत अखबारबाजी हुई है। दूसरा, मैं मिड डे मील के बारे में एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत गांव में 14 साल की एज तक के सारे बच्चों का वो सर्वे करवाई हुई है, और एक प्रेशर है कि सभी का स्कूल में इनरोलमेंट होना चाहिए और सभी को शिक्षा से जोड़ना चाहिए। तो स्कूल में भले बच्चे तो 50 आ रहे होंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन वहाँ पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन 100 का है, 125 का है। और उदयपुर जिले में आधे एरिया में नांदी फाउंडेशन जो है वो खाना वितरण करता है, तो वो उस रजिस्ट्रेशन के अनुसार करता है। बच्चे 50 आए, कोई आए है, लेकिन रजिस्ट्रेशन 100 का है, तो वो तो खाना हमेशा 100 का ही वो तो वितरण करेगा। आधा से भी अधिक खाना कई एक बार वो खाना बेकार होता है नांदी फाउंडेशन का। अब वहाँ पे उतनी जरूरत नहीं, स्कूल में बच्चे 50 आएंगे, खाना तो हमेशा 100 का जाएगा, डेली रजिस्ट्रेशन के अनुसार नहीं जाएगा, जितना वो उनका एक बार जो टोटल रजिस्ट्रेशन है उसके अनुसार जाएगा। क्वालिटी में कभी तो रोटी कई एक बार पेपरबाजी में साफ साफ आ रहा है कि रोटी काची होती है, सब्जी में कीड़े होते हैं, कीड़े ऊपर करके सामने आ रहे हैं। रोटी कितनी बार ले जा करके बताई गई है, वो मना कर देता है साहब ये तो रोटी मेरी नहीं है, तो कौन बीच में दूसरा ले आया, रोटी कहाँ से आ गई साहब वो रोटी। धन्यवाद। लोक अधिकार नेटवर्क बाड़मेर से
काफी समस्याएं जो राजस्थान में सभी बराबर जो राशन डीलर की और राशन कार्ड की मिला, लेकिन कुछ समस्याएं जो बाड़मेर, जो आपने सुना होगा बाढ़ प्रभावित जो मरुस्थल क्षेत्र है, लेकिन बाढ़ प्रभावित है, अभी पानी भरा हुआ है और वहाँ मिड डे मील तो पूरा बंद है, स्कूलें हैं जो वो बंद हैं, अध्यापक अपनी डायरियां भर रहे हैं, लेकिन वहाँ स्थिति ये है, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रशासन और यहाँ तक मुख्यमंत्री खुद वहाँ स्थिति देखी, उनके सामने जो उनको रोजगार नहीं, दीपावली के बाद में आज तक जो बाढ़ प्रभावित उनका घर डूबा हुआ है और बीपीएल परिवार तक उनके कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, वो पानी में डूबे हैं, उनको न तो कार्ड मिला, न राशन कार्ड, न केरोसिन, किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं मिली और वो पूरा क्षेत्र जो अतिवृष्टि से और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से प्रभावित है। और दूसरी जहां हम लोग वो जो छोटे बच्चों की स्कूलों में चला रहे हैं और सरकारी स्कूलों में वहाँ हमने जो मिड डे मील दे दिया, लेकिन सरकार ने अभी तक कलेक्टर को कहा, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री सेक्रेटरी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्रशासन को ऐसा पाबंद करें। हमने तो वहाँ राजनेताओं तक और आंगनबाड़ी सेंटर बंद है, यहाँ तक जो बाड़मेर का विधायक है उसकी खुद की पंचायत है, उनकी पत्नी सरपंच है, वहाँ 8 आंगनबाड़ी सेंटर बंद है और वहाँ सब महिलाएं पढ़ी लिखी है, कार्यकर्ता रह सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता तक नहीं है। और अगर देखा जाए, हमने सर्वे किया है जिसके अंदर 80% बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की जो आंगनबाड़ी सेंटर हैं वो उनके घरों में चल रही है और अनपढ़ महिलाएं और जो सरपंच है या उनका नेता है उनके लगे, उनको खुद को अगर कार्यकर्ता पूछो आंगनबाड़ी क्या, उनको खुद को मालूम नहीं और वहां से केवल वो जो आता है उनके गाय बैल और भैंस है उनको वो दिया जाता है और उसके बाद में 80% आंगनबाड़ी सेंटर बंद है। अगर सरकार सही ढंग से जांच करे और आंगनबाड़ी केंद्र की हालात ये पता लगाए, ये स्थिति है। और दूसरी जो मध्याह्न भोजन है, मध्याह्न भोजन की मैं अब क्या कहूं, आप सब साथियों ने कहा, लेकिन इससे भी स्थिति खराब है। और बाकी रही जो केरोसिन की व्यवस्था है वो डीलर का हमने एजिटेशन किया, जहां ये सहकारी समितियों को डीलरशिप दिलाई, वापस सहकारी समितियों से उन डीलरों ने वापस दे लिया और वहां डीएसओ खुद भ्रष्टाचार पकड़ा गया और सरकार ने खुद उनको बहाल किया, रिश्वत लेते पकड़ा गया और वो बहाल है और वो खुलेआम कह रहा है कि ऐसा ही चलेगा सिस्टम। और वही मुख्यमंत्री के सामने कहा और मुख्यमंत्री और लोगों को रोजगार नहीं, जो कवास और मलवा और जैसलमेर तक जो गांव पूरे डूबे हुए हैं उनको आज तक आप हकीकत देखा जाए तो उनको खाने के लिए अनाज नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं, उनका पूरा सामान घर वगैरह जमीन सब चला गया, अब उनके पास कोई साधन नहीं, बच्चे भूखे बैठे हैं, लेकिन उनको केरोसिन तक व्यवस्था नहीं है, लकड़ी तक नहीं है और दीपावली बाद उनको कोई देने वाला ही अनाज देने वाला नहीं है। और जो सब डीलर है वो पता नहीं उनको कूपन दे दिए, जहां आपको पता है कूपन है वो लेकर लोग घूम रहे हैं और कह रहे हैं सरकार ने ये बंद कर दिया, कूपन आप अपने घर ले जाकर बक्से में रख दो, ये सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं, ये स्थिति वहां है। और केरोसिन डीलर खुलेआम पेट्रोल पंप से बेच रहे हैं और पकड़े गए और वो कहीं पर भी राशन कार्ड है वो डीलर के पास है और उसके अंदर 10% या 12% लोगों को दिया जाता है और वहां तो एक गरीब आदमी 5 लीटर अगर वो ले जाए केरोसिन उसके लिए 4 महीना खूब है, बाकी इलाका जाता है, लेकिन वो भी नहीं दिया जाता है और सभी जगह डीलरशिप है। और जहां सहकारी समितियों को चुनाव करवाए जा रहे हैं, चेयरमैन बनाए जा रहे हैं और सहकारी समितियों के पास खुद डीलरशिप नहीं है और वो डीलरशिप है दूसरे जो सब नेताओं के जो वो समझे उनके पास है। और दूसरी बाढ़ की स्थिति के बारे में तो जो हम भोजन के अधिकार की बात करते हैं तो वहां देखा जाए तो बड़े दुख की बात है और सभी काफी लोग साथी आए हैं, आपने देखा होगा, सरकार खुद ने देखा होगा और 1 महीने रोजगार दिया उन लोगों को और मुख्यमंत्री आई, उनके सामने हमने वो गेहूं दिखाए और उसके पास बैल और खड़े थे, उनको हमने कहा इनको खिलाओ तो वही उन्होंने पशुओं नहीं खाए वो गेहूं और मुख्यमंत्री जी ने खुद देखे और उसके बाद स्थिति उसकी कोई सुधार नहीं, क्वालिटी खराब, सड़े हुए बिल्कुल खराब और अभी पड़े हैं, खूब सारी दुकानें पड़े हैं, हमने वो सैंपल भर के रखे हैं सब जगह, लेकिन वो स्थिति खराब है, वही स्थिति। और पूरे बाड़मेर ये कवास और मलबा ज्यादा अफेक्टेड एरिया में तो है ही और बाड़मेर दूसरा जब बालोतरा ब्लॉक है, पाटोदी वगैरह, वहाँ लोग कूपन लेकर घूम रहे हैं और उनको दुकानें वगैरह बंद है और दुकानों पर कोई बोर्ड भी नहीं है, न उनके पास कोई लिस्ट है वगैरह, कुछ भी नहीं, पता ही लगता है कि यहाँ दुकान है, आप अगर जाए देखें तो उसमें पता ही लगेगा।
और न तो उनको रोजगार। और हमने कहा जो अभी जो बीपीएल है, बीपीएल के बाद में जो कवास के लोग हैं और मलवा और ये 60 गांव हैं उसके अंदर सब लोग डूब गए हैं, तो वो तो अब बीपीएल से भी ज्यादा है। तो उनको आप क्यों नहीं ऐसा जो हमने कार्ड डेवलप किया उनको जो जितने भी दे रहे हैं तो उसके लिए राशन कार्ड बीपीएल टाइप उनको बनाकर उनको कम से भोजन के खाने के लिए तो कुछ व्यवस्था करें। ये सरकार से मांग की, उनसे मांग की, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। वो तो उनकी स्थिति और भी खराब है। ये धन्यवाद। मैं आदिवासी विकास मंच से आई हूँ और कोटड़ा तहसील है। मैं हमारे जो विधवा बहनों की जो मैं बात करने चाह रही हूँ कि सरकार एक तरफ कहती है कि भोजन का अधिकार और सुविधा मिलनी चाहिए, तो हमारे वहाँ विधवा बहनों है तो अभी जो हमारे तो मजदूरी ऊपर जाती है तो वो कहते हैं कि भाई आपको तो मजदूरी ऊपर नहीं रखेंगे, आपको पेंशन मिल रहा है। तो पेंशन तो पहले जो 200 मिलते और बाद में बढ़ाए थे पैसे, तो वो भी अब सरकार ने वापस बंद कर दिया कि अब तो आपको 200 मिलेंगे ऐसे करके। दूसरी बात थी कि वो पहले हमारे कोटड़ा में आदिवासी विकास मंच काम करता तो हमने तहसील स्तर ऊपर बढ़िया जो हम औरतों को आते और साथ में रह के और पैसे पूरे दिलाते। अभी सरकार ने ऐसे करे कि अपने जो पंचायतों में रखते हैं ऐसे करके और पंचायतों में पैसे देने लगे, डाक से फेंकते थे तो पैसे वहाँ मिलता भी नहीं है। तो काफी औरतें उधर उधर भटकती फिरती हैं, तो इनके लिए व्यवस्था अभी अच्छी नहीं चल रही, तो वो भी व्यवस्था अच्छी होनी जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो गेहूं मिलते थे विधवा बहनों को, वो बच्चे थे और पंचायतों में गेहूं देते थे, वो भी बंद कर दिया है। तो वो भी औरतों को जो पूरी जो खाने की जो व्यवस्था है वो नहीं होती है। दूसरी जो बात है कि अभी हमारे कोटड़ा में पूरी जो खेती बाड़ी थी वो नष्ट हो गई है और सरकार कहती है कि ये भोजन का जो अधिकार है और ये सारी सुविधा है ले आओ, तो वो अभी जो हमारे जो एप्रिल वाला गांव था वो भी बंद कर दिया है। तो अभी हमारे राशन की दुकान ऊपर भी व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं मिलती है और वो भी ये हम अधिकार तो कहते हैं कि ये राशन की दुकान खुली रहेंगे, खाली एक दिन के 2 दिन खुली रहती है और बंद कर देते हैं। तो वो भी जो दुकान है वो लोगों के पास में तरह पैसे कहाँ से मिल जाए, तो वो लोग पैसे लेकर जाके और 1 दिन में 2 दिन में ले इतनी लोगों के पास में व्यवस्था नहीं है, तो दुकानें भी खुली रह हिसाब है। ये मेरा कहने का है, इतना कह के मैं समाप्त। शक्कर तो मिलती है पूरी, शक्कर का मिलती है। मेरा नाम खीमाराम है और मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन से हूँ। विजयपुरा ग्राम पंचायत है, वहाँ पे 2 महीने पहले गेहूं पूरे सड़े हुआ है। 500 लोगों ने तहसील स्तर पे बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और तहसीलदार जी को सैंपल दिया, मीडिया पे लंबा चौड़ाया। उसके बाद में ग्राम पंचायत लेवल से सरपंच साहब के लेटेट पे जिला रसद अधिकारी राशन को शिकायत की। 2 महीने बाद शिकायत करने के बाद में 4 दिन पहले चिट्ठी आई उसकी जांच के लिए, जब तक वो गेहूं ही खत्म हो गया। हमने कहा कम से कम गेहूं तो सीज करो, पर इतने खराब गेहूं। पहले मैंने सुना था कि भारत सरकार ने विदेश में गेहूं सप्लाई किए, वो गेहूं खराब होने से वापस अपने भारत में आए, फिर साफ करके फिर विदेश में गए। तो ये क्या भारत सरकार की मजबूरी है कि खराब गेहूं भी खाते रहो। मिड डे मील बना, एक साइड में बच्चों का वजन किया जा रहा है, दूसरे साइड में सड़े हुए गेहूं दे रहे हैं। और एक और है 97 बीपीएल सूची पहले वाली थी 97-98 वाली, उसमें पारिवारिक सहायता के 10,000 के कमाऊ मुखिया बनने के बाद भी भीम पंचायत समिति में 15 फार्म आज भी पड़े हैं। वीडियो साहब से मेरी परसों बात हुई, उन्होंने कहा क्या करें, वो बीपीएल सूची खत्म होगी, हमारे पास बजट नहीं। तो उन विधवाओं को कैसे पारिवारिक सहायता मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है 4 हफ्ते में मिलना चाहिए। 4 साल पहले फार्म भरा, आज दिन भी उनको पैसे नहीं मिले। धन्यवाद। इसका कुछ होना चाहिए, गेहूं तो मिल रहा है लेकिन वो जो दूसरा जो सुविधा है ना बीपीएल को वो खत्म है। ये आई रिक्वेस्ट टू सेक्रेटरी साहब, ये अभी वो राशन का आया था केरोसिन करीब 40 ड्रम्स,
उसमें विद इन ए वीक्स टाइम में ये देखिए उनकी जगह वो तो किसी एजेंसी को उसको सारा सेल कर दिया और उसमें 50 में ड्रम्स में सारा केरोसिन में मिट्टी उसको पानी भर दिया पूरा का पूरा। उसके बाद कोई एक कॉन्फिडेंशियल आदमी आते हैं, सारी सिक्रेसी जो भी होती है वो आगे कहते, तुरंत मैंने उसको सीज करवाया और सारा सब कुछ वो सप्लाई ऑफिसर से बात किया है। उसके बाद 6 महीने से डिस्ट्रीब्यूशन ये बिल्कुल ट्रूली है, सारा सही बात है। और वो विद इन 2 वीक्स पीरियड में वो जो है पूरा सारा डिस्प्ले सारा नोट करके सारा उसको जो कंज्यूम बता देता है, सेल कर देता है। लेकिन उसके बाद काफी डीएसओ से मिला मगर भाई इस तरह से ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, ये से 8-6 महीने से ये बिल्कुल भी ये सिस्टम ही बिल्कुल एकदम फेल कर दिया आपने। वो नहीं माना। एड्रेस टू जिला कलेक्टर एट दिस स्पोज उसको जो सारा सीज करवा के उसका इंस्टॉलेशन करवाया। उसके बाद फिर उसको डीलर को फिर वापस मिल गया, डीलरशिप उसको फिर अगेन ही गॉट। भीड़ का भी अभी 3-4 महीने से बहुत ही वर्स्ट क्वालिटी, बहुत ही गंदा, जो कोई भी नहीं खा सकता उसको, फिर भी वो सप्लाई कर रहे हैं। और फिर हाँ बिल्कुल एकदम उससे भी उसमें देख कई तरह का वो डिजीज है और सारा पेस्टिसाइड, हाँ बिल्कुल उसमें खाने लायक ही नहीं है, नॉट ए कंज्यूमर। तो यही है मिड डे। तो उसमें 15 डेज तो स्कूल्स में ये देखिए कि कुछ नहीं, टीचर्स कुछ नहीं बनाते हैं। इसे मेरे पास रिपोर्ट है, फैक्ट है, उसके किस महीने में कितने भी टीचर्स ये बनाता है, उसमें ये मेरे पास सारा रिकॉर्ड है बिल्कुल उसमें। और उसको जो भी सारे डीलर्स जो अब कुछ पकड़े हैं 6 महीने से डिस्ट्रीब्यूशन उसका पूरा लिस्ट बना के सिग्नेचर करा के मेरे पास रखा हुआ है सारा। तो इस तरह से तो ये भी एक डिफेक्टिव सिस्टम, यदि नहीं टीचर्स यदि नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो किसी और एजेंसी को देखिए जो सिस्टम तो इसको साउंड बने और सभी को एक फैसिलिटी सुविधा प्राप्त हो। थैंक यू। राजस्थान में मैं अभी तक जितनी बातें हुई उसमें और कुछ जो हम लोगों का अनुभव रहा है पिछले कुछ सालों में, अलग अलग समय में आईडीएस ने, कविता ने, आस्था ने बहुत डिस्कशंस किए हैं, कर रहे हैं। तो उसमें से बताना चाहूँगा जो मोटे तौर पे अगर देखें तो जहाँ तक मिड डे मील का सवाल है, उत्तरी भारत में राजस्थान को मिड डे मील में अग्रणी राज्य हम कह सकते हैं। क्योंकि 2001 में जब ऑर्डर आया उससे पहले सबसे जल्दी मिड डे मील को यूनिवर्सलाइज करने में शायद राजस्थान ही रहा। और ये शायद 2002 से शुरू करके अभी तक का जो रहा है रास्ता, कहीं ना कहीं गणित में कभी कभी बोलते हैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसी तरीके से ये जा रहा है। शुरुआत में परेशानियां रही लेकिन बेहतर होती गई, पैसा भी बढ़ा, 50 पैसे से 2 रुपए हुआ। लेकिन अब जो कल परसों में जब हम मिड डे मील के बारे में बात करेंगे, बार्क के साथ ही उसका शेयर करेंगे उनका स्टडी, बहुत क्लियरली वो डिक्लाइन पे है। वो एक पीक पे पहुंच के फिर वापस उसका स्थिति खराब होना चालू हो गया है। किस तरीके से खराब हुआ है पिछले 1-2 सालों में अगर देखें तो अलोकेशन प्रति बच्चा अलोकेशन जो है वो कम हुए हैं। और करप्शन जो है एनरोलमेंट को ज्यादा दिखा के जो करप्शन है, या फिर अटेंडेंस को ज्यादा दिखा के जो करप्शन है वो बढ़ा है। अब इसमें तो कह सकते हैं कि शायद इस दोनों में से एक ही हुआ है, क्योंकि करप्शन की वजह से जब एनरोलमेंट बढ़ गया है, इसी के वजह से नेचुरल है कि प्रति बच्चा जो अमाउंट है वो कम दिख रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि प्रति बच्चा अलोकेशन एक्चुअली भी कम हुआ है और करप्शन भी हुआ है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो बढ़ते कदम राजस्थान सरकार के हैं वो बहुत ही डिस्टर्बिंग हैं। और जैसे करके नंदी फाउंडेशन के बारे में बहुत क्लियर रिपोर्ट्स भी यहाँ पे पेश किए हैं सेवा मंदिर के साथी ने, बहुत क्लियर है कि ये प्राइवेटाइजेशन का जो चक्कर है इससे गुणवत्ता तो कम होता जाएगा और धीरे धीरे शायद ये लोगों का अधिकार नहीं रह के एक सरकार से हटके ये गैर सरकारी चीज में चला जाएगा। और इसमें मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जहां एक हमारे भाई ने कहा कि ये एनजीओ को भी दिया जा सकता है, तो वो भी उतना ही खतरनाक होगा जितना प्राइवेट कंपनी को देना है। जहां तक दलितों के साथ भेदभाव की बात है, उसमें 2002 से लेकर अभी तक सरकार की
कोई ठोस कदम तो रही नहीं। बाकी सब चीज में कह सकते हैं कि स्थितियां सुधरी फिर बिगड़ती गई, लेकिन जहां तक दलितों के साथ छुआछूत का है, भेदभाव का मुद्दा है, अभी भी उसका स्थिति बहुत खराब है, जिसका जब मिड डे मील में बात होगा उसका डिटेल बात होगा। लेकिन अभी इतना तो कह सकते हैं कि पूरे राज्य में दलितों को खाना पकाने में लगाना, दलित बच्चों को सम्मान के साथ दूसरों के साथ बिठा के खिलाना, इसमें बहुत कमी है जिसको सरकार बिल्कुल एड्रेस ही नहीं कर पाई है। यूं कह सकते हैं कि सरकार का दलित मुद्दा एजेंडे में ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। जहां तक पीडीएस और अंत्योदय की बात है, अंत्योदय में ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो परिवर्तन 2003 में परिवर्तन हुए, जिसमें कि संख्या बढ़ी, 50% की बढ़ोतरी हुई, शहरिया जो लोग हैं उनको ऑटोमेटिक अंत्योदय मिला। हालांकि उसको ऑटोमेटिक अंत्योदय के साथ बीपीएल प्रावधान मिलना जो था वो अभी तक नहीं हो पाया, जैसे हम साथी ने बताया, लेकिन ये जरूर एक पॉजिटिव स्टेप रहा है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन का अगर देखें तो 3 जो प्रमुख ग्रुप जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोमेटिक इंक्लूजन की बात की थी, उसमें से सिर्फ एक ग्रुप को ही अभी तक इंक्लूड किया जा सका है, और बाकी जो 2 ग्रुप है, जो पीडब्ल्यूडी हैं और जो सिंगल वुमेन है, उनको अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को अभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। लेकिन इसमें राजस्थान ही पीछे नहीं है, बहुत सारे अन्य राज्य भी पीछे हैं। पिछले कुछ महीनों में चावल की सप्लाई राज्य में बढ़ी है, और शायद ये चीज जो है इसको लोगों ने बहुत क्लियरली इसको कहा है कि लोगों ने ये दिखाया है कि ये लोगों को चावल इतना नहीं चाहिए, और गेहूं के मुकाबले चावल की मात्रा सप्लाई में बढ़ी है। अगर हम देखें कि ऑफटेक फिगर्स देखें, गेहूं का ऑफटेक, उसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं, जैसे प्रदीप जी ने बताया कि 90% से ऊपर हो रहा है उदयपुर जोन में ऑफटेक एपीएल का, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करें तो 60% के करीब करीब जब गेहूं का ऑफटेक हो रहा है, 6.5% के आजू बाजू हो रहा है चावल का ऑफटेक। तो इतना जो सारा चावल सिस्टम में भेजा जा रहा है उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसके साथ जो दूसरा सवाल है कि जब केंद्र सरकार ने ये एक बात रखी थी जरूर 1 साल पहले कि क्या राज्य मोटी अनाज जिनको कहते हैं, बाजरा, मकई, ज्वार, इनको क्या लेना चाहते हैं, वो एक मौका था जिसको राजस्थान ने उस समय तो यही कहा जाए सबसे बढ़िया रहता। अगर खेमराज जी अपना पहला जब बात रखे थे उस समय बीपीएल के बारे में थोड़ा बात रखते तो सबसे बढ़िया रहता। लेकिन एक तो बहुत पॉजिटिव चीज जो बीपीएल में हुआ है वो ये हुआ है कि लोगों का असरसन जम के हुआ, जो शायद पिछले बीपीएल सर्वे के बारे में नहीं कहा जा सकता, जो कि ऐसे ऐसे छुपे छुपे आया और छुपे छुपे चला गया। लेकिन इस बार बीपीएल सर्वे के बारे में असरसन जरूर हुआ है, लेकिन यह असरसन लोगों के स्तर पे हुआ है, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ सरकारी ऑफिसर वहां पे भी मिला है। लेकिन जहां तक फ्रंटलाइन स्टाफ हैं जो कि अंतिम निर्णय करते हैं कि भाई किसी का अपील सिस्टम, अपील लेना है नहीं लेना है, अपील को कैसे ट्रीट करना है, वहां पे तो अपील को बिल्कुल मजाक के तरीके से लिया गया और कोई अपील ठीक तरीके से कहीं पे भी नहीं किया गया। जहां तक आईसीडीएस की बात है, आईसीडीएस का जो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए उसको देश भर पे कहीं पे भी उसको कोई सीरियसनेस के साथ नहीं लिया गया। अभी सोचा जा रहा है कि जो रिसेंट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो शायद सरकारें सीरियसली लें, और इसके बारे में कैंपेन का भी जो है नजरिया, शायद कैंपेन और ज्यादा सघन काम करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आईसीडीएस का एक कंपोनेंट देखें जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं की बात है, जो एनएफएचएस का जो रिसेंट सर्वे आया है उसके हिसाब से महिलाओं में खून की कमी पिछले बार से इस बार काफी मात्रा में बढ़ा है, 10% करीब महिलाओं में औसत बढ़ा है। और जहां तक प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें ये 20 से 25% इसमें बढ़ोतरी हुई है पिछले बार के मुकाबले, जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। और इसका इलाज, हालांकि आईसीडीएस अकेला इलाज नहीं है, लेकिन ये ऐसा स्थिति पैदा होने में आईसीडीएस का ठीक तरीके से लागू नहीं होना भी जरूर एक रोल ये प्ले किया है। धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है भोजन के अधिकार को लेकर के,
तमाम तरह के जो भी स्कीमें हैं थी, उन स्कीमों पे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बार बार डंडा मारा, जिस तरह से लोगों को एक औजार हाथ में दिया और लोगों ने उसका उपयोग भी बड़े अच्छे तरीके से किया प्रशासन पे दबाव बनाने को लेकर के, उसका कहीं ना कहीं अब नजर आ रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र अभी बता रहे थे, एनएफएचएस का डाटा जो बता रहे थे, उसमें साफ तौर पे इंडिकेट कर रहा है कि सभी राज्यों में एक्सेप्ट मध्य प्रदेश को छोड़ करके सिर्फ कम से कम 1% जो कुपोषण की दर है वो घटी है। तो इसका मतलब हम पॉजिटिव सेंस में अगर देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्कीमें हैं वो स्कीम हर स्टेट में ये क्रियान्विति की तरफ बढ़ रही है। हालांकि जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच है वो पहुंच अभी भी नहीं हो पा रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा चीज मैं कहना ये चाहूंगा कि चाहे वो पीडीएस को लेकर के हो, आईसीडीएस को लेकर के हो, मिड डे मील को लेकर के हो, वो सारे स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं प्रशासन के अंदर में एक भय तो जरूर पैदा हो गया है और प्रशासन भी इसमें कम से कम कागजी जो खाना पूर्ति है वो खाना पूर्ति अवश्य रूप से वो कर रहे हैं। और लोगों की जहां पे चेतना है, जहां जागृति आई है, लोगों ने संघर्ष करके और स्कीम को इम्प्लीमेंट लागू कराया है और बेनिफिट उसको मिला है। जहां पीडीएस की हम बात कर रहे हैं तो पीडीएस के अंदर में जो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे जो नीतियां हैं और जो राज्य स्तर पे जो वितरण की जो व्यवस्था है उसमें जरूर कहीं ना कहीं खामियां निकल करके सामने आ रही है कि जैसे कितनी हमारी डिमांड है उतना सरकार से मांग करें और उतना सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जितना हम लिफ्ट कर रहे हैं वहां से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन उसी हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चेक करने की बात है। लेकिन वो उसमें कहीं ना कहीं वीकनेसेस है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे केरला के अंदर में 85% पीडीएस से लोगों का ग्रेन सप्लाई होता है, जबकि राजस्थान में देखें तो ये बहुत कम 10 से 12% जो फूड का सप्लाई है वो पीडीएस के माध्यम से हो रहा है। तो वहां पे इस तरह से किया है कि जो बीपीएल और एपीएल का जो रेट है वो रेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी अपना मैच करके और बीपीएल के रेट पे सबको यूनिवर्सलाइज तरीके से सबको वितरण कर रही है। तो सभी फैमिली जो है वो पीडीएस की राशन की दुकान से लेते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें कि मिड डे मील के अंदर में जो अनाज का सप्लाई है वो सप्लाई क्वालिटी जो गुणात्मकता जिसको हम जांच करने की बात कर रहे हैं वो समय समय पे जांच नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जहां भी अभी आईसीडीएस का भी जजमेंट आया है और उसमें तमाम स्टेट ने जो लापरवाही बरती है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सबको सम्मन जारी किया है कि हमारे आदेशों की अवहेलना किस तरह से क्यों हो रही है, क्यों नहीं आपके ऊपर कंटेम्प्ट कोर्ट लगाया जाए। तो इससे इसका भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा भी और सामने नजर आएगा। थैंक यू। थैंक यू अनूप। सर मेरा बस क्या आप जो प्रेजेंट मॉनिटरिंग आपकी है इन तमाम स्कीम्स को लेकर के वो आपको लगता है कि सफिशिएंट है या इसमें आप कुछ और कर रहे हैं, इसमें कुछ और नई चीजें कर रहे हैं? आपके पास में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका आप जवाब देंगे, पर एक ये भी कि आपका मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, क्या आप उसको इफेक्टिव मानते हैं, क्या उसको एफिशिएंट मानते हैं या उसमें बदलाव आपको लगता है करना चाहिए? और दूसरा आप हमें ये बताइए कि हम जो नागरिक समाज के संगठन इतने अब 1-1.5 साल से हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पर इसको हम और कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं?
किस प्रकार से हम आपको पीरियोडिकली कुछ रिपोर्ट्स करके दे सकते हैं, या हमको और क्या मॉनिटर करना चाहिए? जितना कुछ आपने सुना है आज के सेशन में और पहले के सेशंस में भी आप आते रहे हैं 1-2 सालों से, तो आपको क्या लगता है हमें और क्या चीज मॉनिटर करनी चाहिए, कैसे मॉनिटर करनी चाहिए, जिससे कि सरकार इन सिस्टम्स को अच्छी तरह से बना सके? और बैटरी पे चल रहा है, ठीक है। इज इट ओके जिनी? ठीक है। इतनी सारी बातें इस प्रेजेंटेशंस में आई हैं, मुझे पूरा विश्वास नहीं है अपने पर कि मैं सारी बातों पर को टच भी कर पाऊंगा या सबको बारे में आपको कुछ बात बता पाऊंगा। लेकिन मैं इतनी देर से जब आप लोगों को सुन रहा था तो मुझे एक चीज जो सबसे अहम मेरे दिमाग में आई वो ये कि हम लोग जो जयपुर में बैठे रहते हैं, सचिवालय में बैठे रहते हैं, बड़े पॉलिसी के इश्यूज पर तब तो हमारी जानकारी होती है, हम उन्हें कोशिश करते हैं ठीक अधिक से अधिक ठीक करने की। मैं कुछ उदाहरण भी आपको दूंगा। लेकिन कोटड़ा के एक गांव में राशन की दुकान 20 दिन से खुली या नहीं खुली, इस पर यहां बैठ के हम कितना नियंत्रण कर सकेंगे या कर सकते हैं, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। इसलिए मैं कुछ बड़े इश्यूज जो आए हैं उनकी बात करूं, कुछ इश्यूज जो आपने रेज किए उनके बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगा, और विशेष रूप से जैसा मैंने कविता ने बताया कि शायद कल और परसों आपके ICDS और मिड डे मील और PDS को डील करने वाले जो संबंधित सचिवगण हैं, वो शायद खुद अधिकारीगण, वे लोग खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो वो शायद आपको बहुत बेहतर उन चीजों के बारे में बताएं। मैं कुछ मोटी बातों की बात करूं। PUCL, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, बनाम सरकार वर्सेस द स्टेट, मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है फूड सिक्योरिटी के संदर्भ में। कविता तो कह रही शायद कि इसका कोई सनी दुनिया के उससे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने फूड सिक्योरिटी के नाम से खाली PDS ही नहीं बल्कि इससे संबंधित हर योजनाओं पर इतनी गहरी, इतनी